granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. So this is the second part of 15-week lecture. लास्ट लेक्चर में मीन्स 15-week लेक्चर की पार्ट 1 में मैंने आप सबको बोला था कि आप लोग एक दफ़ा वीडियो देख लीजिएगा, जिस वीडियो के अंदर मैंने नेस्टेड ऑब्जेक्ट और नेस्टेड ऑब्जेक्ट की किस तरह से डेटा टाइप को डिफाइन करा जाता है ये सब डिस्कस करा था। तो होप से आपने वो लेक्चर ऑलरेडी वॉच कर लिया होगा, क्योंकि आज जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में 15 वीक के लेक्चर में वो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करा था कि किस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को डिफाइन करा जाता है, तो उसके अंदर हमने टाइप डिफाइन करने के लिए जो मेथड यूज़ करा था वो था टाइप। बट इस वीडियो के अंदर हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरफेस। मतलब अब हम इंटरफेस कीवर्ड को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे। तो सिंपल मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिस तरह आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, और इस ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो मैंने यूज़र लिख दिया है। अभी के लिए मैंने जो इसकी डेटा टाइप डिफाइन की हुई है मैं इसे इधर से कट कर देता हूँ। और ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ देख लें तो एक नेम वाली प्रॉपर्टी है या फिर की है जिसके अंदर अफान को स्टोर कराया हुआ है, और एक EXP है। EXP मीन्स एक्सपीरियंस वाली, जिसके अंदर मैंने एक नंबर स्टोर कराया हुआ है। सही, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसकी डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड को यूज़ करा है। सही है, वैसे हमने जो इससे पहले डिस्कस करा था हम टाइप कीवर्ड को यूज़ करते थे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस टॉपिक के लास्ट में मैं डिफरेंस भी बता दूंगा कि टाइप और इंटरफेस मेथड को कब कब यूज़ करना है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करा है, और जाहिर सी बात है जब आप डेटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपको कोई ना कोई नेम भी उसे प्रोवाइड करना होता है। तो नेम मैंने इधर USR1 लिख दिया, मतलब यूज़र 1। अब इसका नेम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके आगे आगे करली ब्रैकेट्स, और इधर जो मैंने वैल्यू पेयर या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा हुआ था अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, वही मैंने इधर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं और उनकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी है। तो अफान एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिख दिया मैंने नेम के आगे, और एक्सपीरियंस के अंदर क्योंकि मैंने 5 स्टोर करा है जो कि एक नंबर है, तो इसी वजह से मैंने इधर एक नंबर लिख दिया है। तो इस तरह से मैंने डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर आके ऑब्जेक्ट के नेम के आगे उसे मेंशन करना ज़रूरी होता है। सही है, तो मेंशन करने का क्या तरीका होता है, सिंपल कॉलन लिख, और जिस भी नेम से आपने डेटा टाइप वगैरह को डिफाइन करा सिंपल आप वो नेम लिख दें। तो मैं लिखूँगा USR एंड दैट्स इट। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो मैंने की वैल्यू पेयर या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा था अपने ऑब्जेक्ट में, मैंने उनकी डेटा टाइप को भी डिफाइन करा है, लेकिन अब मैंने इंटरफेस मेथड या फिर कीवर्ड को यूज़ करा है। अब अगर मैं इसे रन करके देखना चाहूँ तो सिंपल मैं लिखूँगा console.log, और जो ऑब्जेक्ट का नेम था वो, तो इधर मेरा ऑब्जेक्ट नेम यूज़र था तो मैंने लिख दिया यूज़र। तो इसे रन करके देख लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट होता है आउटपुट पे या नहीं होता। तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा प्रिंट हो गया आउटपुट पे। सही है। इसी तरह से अगर मैं ऑब्जेक्ट को जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना लूँ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सही है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए मुझे उसकी डेटा टाइप को भी नेस्टेड ही करना पड़ेगा। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ और इसके अंदर जो है मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो मैं नेम रख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ एड्रेस, और इसके आगे आ जाएगा कॉलन। सही है, जब भी आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना रहे हो या उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो तो आपको कॉलन ही यूज़ करना पड़ता है। अगर आप इक्वल्स टू लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, और जाहिर सी बात है ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर भी करली ब्रैकेट्स तो आएंगे ही आएंगे। और एड्रेस के अंदर जो है मैं डिफाइन करना चाहता हूँ स्टूडेंट की सिटी या फिर जो भी यूज़र है उसकी सिटी, तो मैं लिख दूंगा सिटी। और सिटी जाहिर सी बात है कोई एक स्ट्रिंग ही होगी तो मैं इसके आगे इसकी डेटा टाइप लिख देता हूँ स्ट्रिंग। और ये बात याद रहे कि मैं इधर जो है सिर्फ डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं कंट्री भी लिख देता हूँ, इधर कंट्री भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्ट्रिंग ही होगी तो इसी वजह से मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ स्ट्रिंग। सही है, तो इस तरह से मैंने क्या करा है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप डिफाइन कर दी है। और इसी तरह से अब मैं क्योंकि डेटा टाइप डिफाइन कर चुका हूँ तो मैं नीचे आके अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि टाइप करने में टाइम लगेगा। इधर से कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा देखें इधर एरर आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है, इधर मैं माउस पे लेके जाऊँ तो लिखा हुआ आएगा द प्रॉपर्टी एड्रेस इज मिसिंग इन द टाइप। अभी क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने डेटा टाइप डिफाइन किए ऑब्जेक्ट की यूज़र वाले, तो मैंने नेस्टेड तरीके से इधर एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इधर डिफाइन की हुई है, बट मैंने इधर के अंदर आके कहीं भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ एड्रेस के नेम से, इसी वजह से एरर दे रहा है। अगर मैं इसे इधर पेस्ट करूँगा तो ये एरर देखें खुद ब खुद इधर से चले गया है। और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर मैंने कोई नेम प्रोवाइड नहीं करा हुआ। तो नेम में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कराची, और स्ट्रिंग है तो मैं इसे सिंगल कोड या डबल कोड यूज़ करते हुए लिखूंगा। और इसी तरह से कंट्री भी एक स्ट्रिंग होगी तो मैं सिंगल कोड या डबल कोड को यूज़ करते हुए लिखूंगा। सही है, तो इस तरह से ये मेरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है बन के तैयार हो गया है। और ये नेस्टेड इस तरह से क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ये है और इसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट ये बना हुआ। सही है,
और सिमिलरली इसकी डेटा टाइप को भी मैंने इसी तरह से डिफाइन करा हुआ है। देखें ये डेटा टाइप डिफाइन हुई हुई एक ऑब्जेक्ट की और एक ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप ये डिफाइन हुई हुई। सही है। अब मुझे अगर प्रिंट करा के देखना अपना पूरा ऑब्जेक्ट की प्रिंट होता है या नहीं होता, तो मैं इसे रन करके देख लूंगा सिंपल। तो देखिए मेरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट हो गया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ सिर्फ कोई स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना है, तो हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं और उसके आगे लिख देते हैं डॉट। सही है। अब देखें डॉट लिखा है तो ये एक्सपीरियंस, एड्रेस और नेम ये 3 प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। और ये 3 प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, बाकी सिटी और कंट्री क्यों शो नहीं हो रही इसका आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है नेस्टेड ऑब्जेक्ट वाली, जिसके अंदर मैंने टाइप कीवर्ड को यूज़ करके डेटा टाइप वगैरह को डिफाइन करा था। अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम और एक्सपीरियंस वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सिटी और कंट्री वाली प्रॉपर्टी क्यों शो नहीं हो रही थी। तो देखिए मैंने एक्सपीरियंस उसके आगे लिखा तो 5 इधर आ गया, और इसी तरह से अगर मैं एक्सपीरियंस को कट करके इधर नेम लिखूंगा तो फिर मेरा नेम जो है अफान वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखें अफान प्रिंट हो गया। अच्छा बात कर लेते हैं कि सर इस सिटी और कंट्री वाली प्रॉपर्टी क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि देखें मैं जैसे इधर डॉट लिखता हूँ तो इधर जो है एड्रेस तो शो हो रहा है, बट जो सिटी और कंट्री वाली प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। अभी शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये मैंने नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया हुआ है। नेस्टेड किस तरह से, देखें एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है एड्रेस वाला। सही है, एड्रेस नेम से, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर मैं चाहता हूँ सिटी और कंट्री वाली प्रॉपर्टी या की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना, तो सबसे पहले मुझे एड्रेस वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं इधर यूज़र के आगे डॉट लिखूंगा तो इधर आएगा एड्रेस, तो मैंने एड्रेस लिखा तो अभी मैं एड्रेस वाली प्रॉपर्टी के अंदर जा चुका हूँ। अब मैं दोबारा डॉट लिखूंगा तो अब देखें सिटी और कंट्री शो हो रहा है। तो अगर मैं इधर सिटी पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें सिटी प्रिंट हो जाएगी, और इसी तरह से अगर मैं सिटी को कट करके कंट्री लिखूँ तो कंट्री प्रिंट हो जाएगी जो कि है पाकिस्तान। सही है। तो ये प्रॉपर मेथड था किस तरह से हम लोग इंटरफेस कीवर्ड को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस के लिए मैंने साइड बाय साइड 2 टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट कर लिया है। इधर मैं हेडिंग लिख देता हूँ कि टाइप, मतलब हम टाइप को जब यूज़ करके ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। इधर से मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर दूंगा। और हमें पता है कि टाइप मेथड के अंदर हम टाइप कीवर्ड को यूज़ करते हैं, तो मैं इंटरफेस को कट करके लिख दूंगा टाइप। तो सबसे पहले जो डिफरेंस होता है टाइप मेथड के अंदर या फिर टाइप कीवर्ड को यूज़ करके जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो डिफरेंस ये होता है कि जो भी हम नेम लिखते हैं उसके आगे हमें इक्वल्स टू लिखना ज़रूरी होता है। देखें इधर मैंने इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ तो इधर एरर आ रहा है, मैं इक्वल्स टू लिख देता हूँ इधर। और अभी देखें नेम जो मैंने प्रोवाइड करा है इधर भी एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर जो है मैं एक दफ़ा पहले ही यूज़र 1 नेम को यूज़ कर चुका हूँ, और इधर अगर मैं माउस लेके जाऊँ तो इधर शो भी हो रहा है डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। ये मतलब डुप्लीकेट है, मतलब मैं इसे चेंज कर देता हूँ नेम को 2, तो अभी एरर भी चले गया। सही है। तो टाइप और इंटरफेस कीवर्ड के अंदर ये डिफरेंस होता है कि टाइप कीवर्ड के अंदर हम इक्वल्स टू को यूज़ करते हैं नेम के बाद, और इंटरफेस के अंदर हम इक्वल्स टू को यूज़ नहीं करते। इसके अलावा टाइप मेथड के अंदर हम टाइप कीवर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए, और इंटरफेस मेथड के अंदर हम इंटरफेस कीवर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए। जो और सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि टाइप मेथड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है टाइप एलियस को, और टाइप एलियस से आप सभी फेमिलियर होंगे। टाइप एलियस जो है वो हम किसी भी डेटा टाइप को, चाहे वो वेरिएबल की हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, हम डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं टाइप एलियस को यूज़ करते हुए। बट जो स्पेसिफिक इंटरफेस वाला मेथड है, या फिर जो हम इंटरफेस कीवर्ड को यूज़ करके डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, तो वो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट की ही कर सकते हैं। मीन्स ये कि इंटरफेस कीवर्ड को यूज़ करके हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को ही डिफाइन कर सकते हैं, बाकी वेरिएबल हो या कोई और चीज़ भी हो तो उसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर सकते। जबकि टाइप या फिर टाइप एलियस को हम चाहे वेरिएबल चाहे ऑब्जेक्ट, मतलब मल्टीपल चीज़ों की भी डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और यही है मेजर डिफरेंस। इसी वजह से हम इंटरफेस कीवर्ड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली बनाया इसलिए गया था ताकि हम जो है ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को डिफाइन कर सकें। So the next topic that we have to discuss is structural typing in TypeScript. इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देने वाला हूँ। आपको इस एग्जांपल को क्लियरली और अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने इस एग्जांपल को सही से समझ लिया तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ये है कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में डिफरेंट डील्स चल रही हैं। जिस तरह डील 1 ये है कि आप कोई भी फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, और डील 2 ये है कि आप कोई भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं और उसके साथ जो है आपको कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेगी। सही, आप गए रेस्टोरेंट, आपने डील 1 सेलेक्ट की जिसके अंदर जो है आप कोई भी फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। आपके बराबर में एक और टेबल थी, उधर कोई और बंदा आके बैठा और उसने डील 2 सेलेक्ट की,
और डील 2 में क्या है कि कोई भी वो फूड भी ऑर्डर कर सकता है और उसके साथ कोई सी भी ड्रिंक भी जो है उसे फ्री मिलेगी। सही है? तो सिंपल मैंने यही करा है कि मैंने इंटरफ़ेस कीवर्ड को यूज़ करते हुए 2 ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को या प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करा हुआ है। इस तरह आपको दिख रहा होगा डील 1 है, डील 1 के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ फूड ऑर्डर कर सकता है, तो इसी वजह से मैंने इधर प्रॉपर्टीज़ में फूड लिखा और इसकी डेटा टाइप जो है मैंने स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दी है। इसी तरह से मैंने इस डील 2 नेम से भी डेटा टाइप को डिफ़ाइन करा हुआ और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है फूड और ड्रिंक। जैसा कि मैंने आपको यही बताया कि डील 2 के अंदर जो भी बंदा है वो फूड और इसके साथ जो है ड्रिंक भी फ्री मिलेगी। तो इसी वजह से मैंने फूड और ड्रिंक नेम की प्रॉपर्टी को जो है डिफ़ाइन करा हुआ है और ज़ाहिर-सी बात है ये दोनों भी स्ट्रिंग ही होगी। सही है? फॉर सपोज़ आपका नाम जो है अफ़ान है, सही है? तो मैंने लिख दिया अफ़ान टेबल। अफ़ान ने जो है वो डील 1 मँगवाई है। अब डील 1 के अंदर क्या है, सिर्फ़ वो फूड मँगा सकता है, कोई सा भी खाना मँगा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाने में मँगा ली बिरयानी, सही है? और इसी तरह बराबर वाली टेबल में जो बंदा आके बैठा है उसका नाम अली है। अली ने जो है वो डील 2 सेलेक्ट की है। डील 2 के अंदर क्या था कि वो कोई भी खाना मँगा सकता है और उसके साथ कोई सी भी उसे कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह फ्री मिलेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने भी बिरयानी ही मँगाई है खाने में और उसे जो कोल्ड ड्रिंक मिली है वो है कोला नेक्स। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चरल टैपिंग वगैरह अप्लाई हुई है और इधर हुई भी नहीं है वैसे भी अप्लाई। अगर मैं चाहता हूँ कि अफ़ान टेबल वाला पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो तो मैं क्या लिखूँगा console.log और अफ़ान टेबल। इससे क्या होगा, अफ़ान टेबल के ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं, वो सारे प्रिंट हो जाएँगे। इसे रन करके भी देख लेते हैं। तो आप जिस तरह देख सकते हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट जो था अफ़ान टेबल वाला वो प्रिंट हो चुका है। इसी तरह से अगर मुझे अली के टेबल वाला पूरा ऑब्जेक्ट जो है प्रिंट कराना है तो मैं इधर लिख दूँगा अली टेबल। और इसी तरह से अगर कोई मैं स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर या प्रॉपर्टी को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, डॉट ऑब्जेक्ट के नेम के बाद और फिर जो भी की वैल्यू पेयर मुझे एक्सेस कराना है तो वो लिख दूँगा। तो ये सारी बातें तो पुराने कॉन्सेप्ट हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट मैंने रिव्यू करा दिया। बट अगर मैं इस एग्जाम्पल को, इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चरल टाइपिंग के लिहाज से समझाना चाहूँ, तो इसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल दी थी उसे ही थोड़ा-सा मॉडिफाई करके मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने सेलेक्ट की थी डील 1। डील 1 में क्या था, सिर्फ फूड आप ऑर्डर कर सकते थे और फूड में आपने ऑर्डर करा बिरयानी। सही है? आपके बराबर में जो बंदा आके बैठा था उसने सेलेक्ट की थी डील 2। डील 2 में फूड और ड्रिंक दोनों चीज़ें उसे मिल गई थी। अब फॉर एग्जाम्पल जो वेटर है वो खाना लाते हुए स्वैप कर देता है। मतलब आपने जो है डील 1 सेलेक्ट की थी, जिसके अंदर सिर्फ़ फूड था, बट वो आपको गलती से डील 2 लाके देता है, जिसके अंदर फूड भी होगा और ड्रिंक भी होगी। सही है? अब आपके पास अगर इस तरह से सिचुएशन हो कि आपने बिरयानी सिर्फ़ ऑर्डर करी है और आपके पास फ्री में जो है कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है, तो आप तो जल्दी से खा पी के घर चले जाएँगे। आप तो कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है फ्री में चीज़ मिल रही है। बट आपके बराबर में जो बंदा बैठा हुआ है, जिसने डील 2 मँगाई थी, बट गलती से उसके पास आ गई है डील 1 जिसके अंदर सिर्फ़ फूड है, ड्रिंक इंक्लूड नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो ऑब्जेक्शन करेगा ना कि मेरी डील में तो फूड और कोल्ड ड्रिंक दोनों थी, बट इधर तो सिर्फ बिरयानी आई है, फूड आया है, ड्रिंक आया है। ज़ाहिर-सी बात है वो ऑब्जेक्शन करेगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यही है स्ट्रक्चरल टाइपिंग का कॉन्सेप्ट। अगर हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में से समझना चाहें तो देखें, अफान टेबल का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है फूड। मतलब अफान की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसकी डील में क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, हमेशा फूड इंक्लूड होना चाहिए। और इसी तरह अली टेबल नेम से जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि इसकी डील के अंदर फूड और ड्रिंक ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि अफान टेबल और अली टेबल इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर कौन-सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेम है? तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि फूड ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अफ़ान की डील में भी मौजूद है और अली की डील में भी मौजूद है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अफ़ान के ऑर्डर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी मौजूद है अली के ऑर्डर की मिनिमम रिक्वायरमेंट में? ऐसा मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? एग्ज़ैक्टली मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? देखें, अफ़ान की ऑर्डर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है फूड और अली के ऑर्डर की क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? ड्रिंक और फूड। मतलब अफ़ान की डील की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी फूड, वो ऑलरेडी मौजूद है ना फूड अली के अंदर भी। सही है? तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अफ़ान की डील की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फूड, वो ऑलरेडी अली की डील या फिर अली के ऑर्डर के मिनिमम रिक्वायरमेंट में मौजूद है फूड। ऐसी है ना? बट क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अली के ऑर्डर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी मौजूद है अफ़ान के ऑर्डर की मिनिमम रिक्वायरमेंट में? एग्ज़ैक्टली मैं ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? अली की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्डर की? फूड और ड्रिंक। तो अफ़ान की ऑर्डर की मिनिमम रिक्वायरमेंट फूड है सिर्फ़, ड्रिंक कहाँ है इसके अंदर? तो ये बात मैं नहीं बोल सकता। सही है? तो अभी जो चीज़ मैंने बोली है होप्स सो कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी चीज़ को प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखता हूँ और फिर आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं एक और न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम जो है मैं लिख देता हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट अली। सही है? तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा मिनिमम की, जो क्या है MIN,
और रिक्वायरमेंट के लिए REQ और अली के लिए अली लिख देता हूँ मैं। सही है, तो इसका मतलब क्या है, अली की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अली की मिनिमम रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ शामिल थी, फूड और ड्रिंक। और फूड और ड्रिंक किस डील में इंक्लूड था, डील 2 के अंदर। तो मैं इसकी डेटा टाइप क्या लिख दूंगा, डील 2। और अब अगर मैं इसके अंदर स्टोर कराना चाहूँ अफान के ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट को, मतलब अफान के टेबल वाले ऑब्जेक्ट को, ये रहा ना ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसके आगे लिखूँ अफान टेबल, तो देखें जैसे मैंने इसे लिखा तो एरर आ रहा है। अभी मैं इधर माउस लेके जाता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है प्रॉपर्टी ड्रिंक इज मिसिंग इन टाइप डील 1 बट रिक्वायर इन टाइप डील 2। ये वही बात बोल रहा है जो कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जाम्पल में समझाई थी। मैंने आपको यही बताया था ना कि आपके बराबर वाले बंदे ने तो डील 2 को सेलेक्ट करा है, उसके पास तो ड्रिंक और फूड दोनों चीज़ें आनी चाहिए थी। अब उसके पास सिर्फ आ रहा है फूड, ड्रिंक नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है उसे तो ऑब्जेक्शन होगा ना। सिमिलरली यही चीज़ इधर हो रही है कि मैंने इधर मिनिमम रिक्वायरमेंट अली नेम से जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी मैंने डेटा टाइप लिखी है डील 2। डील 2 के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी देख लेते हैं। अभी डील 2 के अंदर थी फूड और ड्रिंक, मतलब 2 प्रॉपर्टीज उसको चाहिए थी, बट मैंने इसके अंदर स्टोर किसे कराया, अफान टेबल वाले ऑब्जेक्ट को। अफान टेबल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, सिर्फ फूड थी, ड्रिंक तो थी नहीं, तो ड्रिंक वाली प्रॉपर्टी है मिसिंग। इसी वजह से ये एरर दे रहा है कि अली की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके अंदर फूड और ड्रिंक दोनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए थी, बट इधर जो मैं असाइन करा रहा हूँ वो सिर्फ फूड है, इसी वजह से ये एरर दे रहा है। बट अगर मैं इसे आप स्वैप कर दूँ, स्वैप करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज़ को इधर से कॉपी करता हूँ, नीचे आके पेस्ट करता हूँ, और अब मैं इधर लिख देता हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट अफान, मतलब अफान की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सही है, और अफान की मिनिमम रिक्वायरमेंट में क्या शामिल है, फूड। और फूड किस डील के अंदर मौजूद है, सिर्फ डील 1 के अंदर। तो मैं इधर इसकी डेटा टाइप भी क्या कर दूंगा, डील 1। सही है, और अब इसके अंदर अगर मैं अली के ऑर्डर वाला या अली की टेबल वाला ना ऑब्जेक्ट या अली की टेबल वाली डील स्टोर कराने की कोशिश करूं, मैं लिख देता हूं इधर अली और टेबल, तो देखें कोई भी एरर नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा है, इसकी भी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि आपने डील 1 सेलेक्ट की थी, डील 1 में सिर्फ थी फूड, बट आपको वेटर गलती से फूड के साथ ड्रिंक भी दे देता है, तो भाई आपको क्यों ऑब्जेक्शन होगा। जब आपको फ्री में एक चीज़ मिल रही है तो आप ऑब्जेक्शन क्यों करोगे, आप सुकून से खाओ पियोगे और घर चले जाओगे। सिमिलरली अफान की मिनिमम रिक्वायरमेंट का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर मैंने डील 1 डेटा टाइप रखी है। अब डील 1 डेटा टाइप के अंदर सिर्फ फूड इंक्लूड था, बट इसको मैं साइन क्या करा रहा हूँ, अली के टेबल वाला ऑब्जेक्ट। अली के टेबल पे क्या चीज़ आनी थी, फूड और ड्रिंक। अफान की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी मतलब फूड, मगर उसे मिल रहा फूड और ड्रिंक दोनों, तो भाई क्यों ऑब्जेक्शन करेगा उसे जब एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है। तो होप्स तो के वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है स्ट्रक्चरल टाइपिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। सही है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, एक होता है स्टेल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और एक होता है फ्रेश ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब स्टेल और फ्रेश ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टेल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमने प्रोग्रामिंग में पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया हो ऊपर और बाद में उसे आके नीचे यूज़ कर रहे हो। जिस तरह आपको दिख रहा होगा कि मैंने इधर अली टेबल नेम से ऑब्जेक्ट जो है वो पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया था और मैं इसे नीचे आके इधर यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट कहलाता है ये कहलाता है स्टेल ऑब्जेक्ट। बट एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अफान टेबल इधर लिखा हुआ है, मैंने अफान टेबल नेम से भी ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और नीचे आके मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ, बट ये जो है स्टेल ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अभी आपने यही तो बताया था कि स्टेल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसे हम पहले ऊपर कहीं डिफाइन कर दें या कि फिर कंस्ट्रक्ट कर लें और नीचे आके उसे यूज़ कर दें। तो अफान टेबल वाले को भी तो यही करा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ स्टेल ऑब्जेक्ट का, जो कि ये होता है स्टेल ऑब्जेक्ट हमेशा वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा की वैल्यू पेयर या फिर प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिर क्या होगा इससे कि हम स्टेल ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कराने की कोशिश करेंगे तो वो ईजिली असाइन हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अफान टेबल और अली टेबल इन दोनों में से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मौजूद है, तो एग्जैक्टली सिर्फ अली टेबल वाला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि है ड्रिंक। सही है, और मैंने आपको ये भी बताया कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मौजूद होने का फ़ायदा ये होता है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं। हमने ये देखा था कि अभी हमने अली टेबल वाले को जब स्टोर कराया मिनिमम रिक्वायरमेंट अफान में तो वो ईजिली स्टोर हो गया, एरर नहीं आया। सही है, तो स्टेल ऑब्जेक्ट के लिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टेल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम पहले प्रोग्राम में कहीं कंस्ट्रक्ट कर लें, बना लें और उसके बाद उसे नीचे आगे कहीं यूज़ कर लें। सेकंड पॉइंट ये होता है स्टेल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा की वैल्यू पेयर या प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। फिर इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कराते हैं तो कोई एरर वगैरह नहीं आता। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए फ्रेश ऑब्जेक्ट की, तो फ्रेश ऑब्जेक्ट के नेम से भी शो हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि न्यूली हमने बनाया हो या फिर कंस्ट्रक्ट करा हो। सही है, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट जो कि हमने अभी अभी बनाया हो वो कहलाता है फ्रेश ऑब्जेक्ट।
और अगर सेकंड पॉइंट की बात करी जाए फ्रेश ऑब्जेक्ट की, तो फ्रेश ऑब्जेक्ट हमेशा वो होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं होती। तो जिस तरह अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अफान टेबल और अली टेबल में से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम फ्रेश ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तो एग्जैक्टली अफान टेबल ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे कम प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। सही है। बेशक ये फ्रेशली नहीं बना हुआ है, हमने इसे भी पहले कंस्ट्रक्ट करा था, बट इसके अंदर प्रॉपर्टीज तो कम मौजूद है ना, इसी वजह से इसे फ्रेश ऑब्जेक्ट कहेंगे। सही है। तो होप सो कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि फ्रेश ऑब्जेक्ट और स्टेल ऑब्जेक्ट क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये स्पेलिंग होती है स्टाइल ऑब्जेक्ट की और ये स्पेलिंग होती है फ्रेश ऑब्जेक्ट की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। सो वेल, जस्ट अभी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करा है 15 वीक लेक्चर का पार्ट 2 और मैं उसे एडिट ही कर रहा था, तो ये अनाउंसमेंट हुई है। इस अनाउंसमेंट को आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा या देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। जो स्टूडेंट गवर्नर आईटी कोर्स कर रहे हैं ऑन साइट गवर्नर हाउस में, तो उनका फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है या फिर नेक्स्ट 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। तो उनके जो है फाइनल एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाले हैं, और अब क्योंकि ऑफिशियल डेट भी अनाउंस हो गई है जो कि 20 जुलाई। और ये टेस्ट जो है वो सिर्फ एक दिन कंडक्ट नहीं होगा, बल्कि कंटिन्यूसली 20 डेज तक ये टेस्ट लगातार कंडक्ट होता रहेगा। मतलब 20 तारीख को जो है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट का टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू दियर रोल नंबर, और इसी तरह नेक्स्ट डे जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट का होगा, और उसके बाद कौन इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा 20 डेज तक। जिस तरह अगर आपको याद हो तो एंट्री टेस्ट जब होता है गवर्नर आईटी कोर्स के, तो उसमें भी सिंपल यही क्राइटेरिया था। इसके अलावा इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। अब आपका जो टेस्ट होगा वो आपको ऑन साइट मीन्स गवर्नर हाउस जाके देना पड़ेगा। मतलब जो आपकी मार्की में क्लासें होती है ना, आपको उधर ही बैठ के टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर हमने क्लासेस अटेम्प्ट नहीं करी हैं, हमारी 3-4 क्लासेस जो है मिस हो गई, हम बीमार थे या फिर आउट ऑफ द सिटी थे या कोई इमरजेंसी थी। तो मतलब इस तरह के रीज़न देते रहते हैं कि सर हमारी क्लास वगैरह जो है मिस हो गई थी। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर दानियाल ने इस वीडियो में खुद भी बताया है कि अगर इस तरह के भी स्टूडेंट हैं तो वो सिर्फ अपनी इस वक्त प्रिपरेशन पे फोकस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इस टेस्ट में, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर है, इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अगर आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है या फिर आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं आता, तो इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग दी जाएगी, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वार्टर 1 कंप्लीट हुआ है। क्वार्टर अगर आपको ये क्वार्टर 1, 2, 3 समझ में नहीं आता ना, तो आप सिंपल इस एग्जाम्पल से कंसीडर कर लिए जिस तरह स्कूल में क्लासेस होती है ना डिफरेंस, कि फॉर एग्जाम्पल आप 1 क्लास के फाइनल एग्जाम हुए तो आप 2 क्लास में चले गए, 2 क्लास के फाइनल एग्जाम हुए तो आप क्लास 3 में चले गए। इस तरह इधर क्वार्टर है, क्वार्टर का हिसाब होता है। क्वार्टर के अंदर आप पास होंगे, क्वार्टर 2 में चले जाएंगे। सही है। उधर आप और एडवांस चीज़ें सीखेंगे। एंड ऑल्सो देयर आर मैनी स्टूडेंट दोस्त आर मैसेजिंग मी इन पर्सनल के सर प्लीज़ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियो बना दें, या फिर प्रिपरेशन करनी किस तरह से उसका पूरा शेड्यूल बता दें, या फिर सर जिया की रेपोजिटरी की पूरी प्रिपरेशन करा दें। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, सर जिया की रेपो के सारे टॉपिक प्लस गवर्नर आईटी कोर्स की जो क्लासेस हो रही हैं उसके सारी क्लासेस या उसके सारे टॉपिक प्लस और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीकली लेक्चर अपलोड होते हैं, ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस। आप जो मुझे अलग से बोल रहे हैं ना कि सर जिया की रेपोजिटरी की प्रिपरेशन करा दें, तो वो सेम ही चीज़ है जो आप गवर्नर आईटी कोर्स की आईटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो देयर इज़ नो नीड कि आप सर जिया की रेपोजिटरी की भी अलग से प्रिपरेशन करें। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, सर जिया की रेपोजिटरी के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, बट हमें आईटी कोर्स की क्लासेस के अंदर सारे टॉपिक कवर नहीं करवाए जा रहे, बल्कि उसमें से स्पेसिफिक टॉपिक जो है कवर करवाए गए हैं, और क्विज में एग्जाम में भी वही टॉपिक आने वाले हैं। तो ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए और इसको लेके कंफ्यूज नहीं होइए कि सर जिया की रेपो का मटेरियल है वो डिफरेंट है और जो हम पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट है। सही है। सिंपल आपको फोकस क्या करना है, जो आप आईटी कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। सही है। और जो भी आप आईटी कोर्स में पढ़ रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा कि यूट्यूब चैनल पे जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ वो उसके रिलेटेड होते हैं। आप सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाएंगे तो आपको 4 तरह की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और इसके रिलेटेड मैंने कई दफ़ा बताया, बट मैं आज डिस्कस कर ही रहा हूँ सारी चीज़ें प्रिपरेशन के रिलेटेड। एट फर्स्ट मेरा कोई भी मूड नहीं था कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है प्रिपरेशन के रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, बट अब क्योंकि एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है तो मैंने सोचा मैं सब चीज़ें बता देता हूँ एक बार दोबारा से। जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है गवर्नर आईटी कोर्स कंप्लीट गाइडेंस, ये प्लेलिस्ट जो है स्पेसिफिकली सिर्फ बिगिनर्स के लिए,
वो स्टूडेंट जिन्होंने आज से पहले ना प्रोग्रामिंग किया, इवन उन्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, तो ये उनके लिए है, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग की बिल्कुल बेसिक है। मतलब प्रोग्रामिंग होती क्या है, कंपाइलर क्या होता है, प्रोग्रामिंग करना क्या जरूरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है ना, इधर बहुत सारी चीजों को डिस्कस करा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको बराबर में प्लेलिस्ट दिख रही हो तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बराबर में प्लेलिस्ट दिख रही है ऑल लाइफ सेशन रमजान कोडिंग नाइट, और इसको तो पता ही होगा कि अभी जो लिंक्डइन पर हो रहे थे रिसेंटली कुछ अरसे पहले लाइव सेशन, ये उनकी रिकॉर्डिंग्स है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा 45 टास्क की अलग प्लेलिस्ट है जो कि आपको मिले थे। और इसके अलावा इस प्लेलिस्ट की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जिसका नाम है ऑल क्लासेस लेक्चर गवर्नर आईटी कोर्स। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इस प्लेलिस्ट के अंदर तमाम लेक्चर मौजूद हैं। मतलब 6 फेब से आपकी आईटी कोर्स की क्लासेस स्टार्ट हुई थी। 6 फेब से लेकर अब तक जितनी भी आईटी कोर्स की क्लासेस हुई हैं गवर्नर्स इन आईटी कोर्स की, उन सब क्लासेस के रिलेटेड जो है वीकली वाइज लेक्चर अपलोडेड हैं। और अगर आप मुझे पहले से वॉच कर रहे हैं या मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा है, क्योंकि मेरा प्राइमरी गोल यही होता है कि जो भी आप गवर्नर सिंह के आईटी कोर्स में पढ़ रहे हैं टॉपिक में, उसे और ज़्यादा डिटेल से और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, वो एग्जाम्पल जिससे आप रिलेट भी कर सकें और बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाऊँ और इसके रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करूँ, ताकि कोई बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल है जिसको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वो भी बच्चा अगर मेरी वीडियो देखता है तो उसे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। और अगर आप न्यू हैं, अगर आपने मेरी वीडियो कोई भी नहीं देखी अभी तक, तो आप कोई सी वीडियो जो है इस प्लेलिस्ट की ओपन करके देख लीजिएगा। कमेंट्स में जाके आप कमेंट्स भी देख लीजिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं टेस्ट के रिलेटेड गाइड करूँ तो देखें, टेस्ट जो है हम सबको पता चल चुका है कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और एमसीक्यूज में जाहिर सी बात है कोडिंग या प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती। कोड भी आएंगे तो बहुत छोटे छोटे आएंगे, सही है। मेजरली एमसीक्यूज में जो है वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि आपने अभी तक फर्स्ट क्वार्टर में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, उससे ही एमसीक्यूज बनकर आएंगे। तो इसी वजह से मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, आइदर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक गवर्नर आईटी कोर्स की कोई भी क्लास अटेम्प्ट नहीं की, आइदर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने गवर्नर आईटी की सारी क्लासेस अटेम्प्ट की हैं बट उन्हें कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए, आइदर आप वो स्टूडेंट हैं उन्हें सब चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में से अगर आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं तो भी जो है आप इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को जो है सीक्वेंस से वॉच कर लीजिएगा। और वैसे भी इस प्लेलिस्ट में बहुत कम वीडियोस हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने इस प्लेलिस्ट की वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से फुल कंसंट्रेट करके देखा तो आपके कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ मैंने पहले ही बताया, डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है। तो आप इस चीज़ की टेंशन वगैरह नहीं लें कि सर जाके रैपो से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है या फिर गवर्नर आईटी कोर्स की स्लाइड्स पढ़ना ज़रूरी है। दैट इज़ इनफ। अगर आप इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को देख लेते हैं सुकून से, अभी बहुत टाइम है, आप इसकी वीडियोस को अगर सही से देख लेते हैं, सुकून से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो आप इजीली हाई स्कोर अचीव कर लेंगे। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है मेरी, और वो इसी वजह से होता है कि आप लोग उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं ना वो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करता हूँ, या फिर कुछ अनाउंसमेंट मुझे करनी होती है तो भी जो है मैं वो व्हाट्सएप चैनल पे कर रहा होता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको भी मुझसे कांटेक्ट वगैरह करना होता है तो आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा नहीं था इनिशियली कि मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 15 वीक के लेक्चर का पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहा था और इसे ही एडिट कर रहा था, और बीच में ये अनाउंसमेंट हो गई, तो इसी वजह से मैंने सारी चीज़ों को कवर करके बता दिया है। अब होप्स हो कि आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर करके नहीं बोलेंगे सर कि सर जाके रैपोस की प्रिपरेशन करा दें। और मोस्ट प्रोबेबली आपको भी मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं अपनी वीडियोस की प्रमोशन कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग की 2-3 ही वीडियो देखेंगे ना, आप खुद ही सेटिस्फाई होने लग जाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन खुद ही मिलने लग जाएगी। सही है। So best of luck for your exam and hope so you all will get high score.